हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशियोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो ऑब्जर्वेशन ही है, ऑब्जर्वेशन का पार्ट 2 है। तो ऑलरेडी स्टडीड हमने जो है सबसे पहले जो जो चीज़ें पढ़ ली हैं पार्ट 1 में ऑब्जर्वेशन के, तो वो हमने मीनिंग पढ़ लिया है, अर्थ पढ़ लिया है ऑब्जर्वेशन का, परिभाषाएं पढ़ ली हैं और उसकी विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स जो हैं हमने इससे पहली वाली वीडियो में जो है पढ़ ली हैं। और आज जो है इसका पार्ट 2 जो है हम करने जा रहे हैं। तो वो उसमें जो है हम जो चीज़ को पढ़ेंगे वो अवलोकन के प्रकार को जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन के प्रकार हैं, एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। यानी कि जो अवलोकन होता है वो जो है 2 प्रकार का होता है। पहला तो व्यक्तिगत अवलोकन और दूसरा जो है सामूहिक अवलोकन। ठीक है, मात्र 2 ही प्रकार का ऑब्जर्वेशन होता है, पहला व्यक्तिगत अवलोकन और दूसरा सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन को फिर जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, व्यक्तिगत अवलोकन को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला साधारण या अनियंत्रित अवलोकन और दूसरा व्यवस्थित या नियंत्रित अवलोकन। ठीक है, व्यक्तिगत अवलोकन, सामूहिक अवलोकन 2 भागों में बांट दिया इसको। फिर जो व्यक्तिगत अवलोकन है उसको फिर से 2 भागों में बांट दिया जाता है, साधारण अवलोकन और व्यवस्थित अवलोकन। और उसके बाद जो ये साधारण अवलोकन है ये जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, 3 प्रकार का होता है, 1, 2 और 3। तो 3 कौन कौन से प्रकार है? ये जो सहभागी अवलोकन होता है पहला, दूसरा अर्ध सहभागी अवलोकन और तीसरा जो है असहभागी अवलोकन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अवलोकन के टाइप्स को जो है बांटा गया है। और अब जो है हम इसकी डिटेल में जो है देखेंगे क्या क्या होता है। तो जो टेबल थी उसी को ही जो है डिस्क्राइब किया गया है। ये जो अभी अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा उसको डिस्क्राइब किया गया है। क्या क्या किया गया है? अवलोकन को सामान्यतः 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहला व्यक्तिगत अवलोकन, दूसरा सामूहिक अवलोकन, जैसा कि अभी अभी हमने पीछे देखा ही है। ठीक है, व्यक्तिगत अवलोकन में अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर घटनाओं, परिस्थितियों या सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करता है। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन का मतलब है इंडिविजुअल, यानी कि खुद स्वयं करता है उन सब चीजों को जाकर के। ठीक है, जबकि सामूहिक अवलोकन में अवलोकनकर्ता का एक समूह निरीक्षण एवं आलेखन कार्य को करता है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत का मतलब अकेला व्यक्ति, सामूहिक का मतलब समूह में जाएगा, ग्रुप्स में जाएगा। ठीक है ना, तो जब ग्रुप में स्टडी होती है उसको सामूहिक अवलोकन कहा, और जब व्यक्ति खुद से अध्ययन करेगा उसको हमने व्यक्तिगत अवलोकन कहा। सामूहिक अवलोकन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में बढ़ते हुए सहयोग का परिणाम है, जबकि अवलोकनकर्ताओं के समूह में सामान्यतः विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के लोगों को रखा जाता है। ठीक है, तो जो सामूहिक अवलोकन है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, और इसमें जो है हम अलग अलग सब्जेक्ट्स, यानी कि सोशल साइंस के ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के विद्यार्थियों को इसमें इंक्लूड करते हैं, और फिर जो है हम किसी भी ग्रुप स्टडी के लिए जो है भेज देते हैं, अवलोकन के लिए भेज देते हैं। इससे अगर हमें कोई बहुत बड़ा जो है वाइड एरिया कवर करना है शोध के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामूहिक अवलोकन। तो इसमें जो है तुम्हारे सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है। ठीक है, तो उन सबको जो है हम एक साथ एक ग्रुप में जो है भेज देंगे किसी भी इवेंट्स की स्टडी के लिए। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसमें अगर हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स के लोग हैं तो उनका जो परिप्रेक्ष्य होता है, उनका जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, तो वो भी विभिन्न प्रकार से होगा। और जब कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने निकल करके आएंगी तो जो अध्ययन होगा वो एकदम बेहतरीन अध्ययन होगा और बहुत ज़्यादा सीखने वाला और बहुत अच्छा अध्ययन वो जो है माना जाएगा, ताकि घटनाओं के सभी पहलुओं का अवलोकन निष्पक्ष रूप से किया जा सके। ठीक है ना, जब विभिन्न प्रकार के लोग हमारे पास होंगे तो एक से अधिक चीज़ें जो है निकल करके सामने आएंगी। भूगोलवेत्ताएं जो हैं वो अलग प्रकार से देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस वालों का नज़रिया अलग प्रकार का होता है, समाजशास्त्री का नज़रिया अलग प्रकार से होता है। तो सारे के सारे जब मिल जाएंगे तो एक बेहतरीन निष्कर्ष पर जो है पहुंचने का प्रयास किया जा सकता है। अब व्यक्तिगत अवलोकन को फिर से 2 श्रेणियों में इन्होंने जो है बांट दिया। वो कौन सा है? साधारण अवलोकन तथा
व्यवस्थित अवलोकन। ठीक है ना। तो साधारण अवलोकन वह अवलोकन है जिसका अवलोकन कार्य पर अवलोकित घटना पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। यानी कि साधारण प्रकार का अवलोकन है, वो किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल है, इसका नाम अनकंट्रोल्ड है, ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है। तो ये जो है किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जबकि व्यवस्थित अवलोकन यह अवलोकन है, इसमें सामग्री का संकलन पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है। यानी कि पहले से ही जो है व्यवस्थित में, यानी कि सारी की सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, है ना। अभी समझ में आ जाएगा जब आगे इसका हम वो करेंगे वर्णन। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो कंट्रोल होती हैं और एक पूर्व नियोजित तरीके से जो है यह ऑब्जर्वेशन किया जाता है तथा अवलोकित घटनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। साधारण अथवा अनियंत्रित अवलोकन को फिर से 3 श्रेणियों में बांटा है इन्होंने। पहला सहभागी अवलोकन, है ना, जिसमें अवलोकनकर्ता अवलोकित सदस्यों के साथ रहकर अर्थात स्वयं अवलोकित समूह का सदस्य बनकर अवलोकन करता है। ठीक है ना। सहभागी का मतलब पार्टिसिपेंट, यानी कि जब वो खुद जाएगा और वहां पे सहभाग करेगा उस समूह के बीच में, जिस चीज का भी वो अध्ययन कर रहा है उन लोगों के बीच में रहेगा, और तब जो है इसको सहभागी अवलोकन का सब जो है पार्ट माना जाएगा। ठीक है। अर्ध सहभागी अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता ना पूर्ण सहभागिता और ना पूर्ण असहभागिता द्वारा अवलोकन करता, यानी कि ना तो पूर्ण रूप से रहेगा उनके साथ और ना पूर्ण रूप से अलग रहेगा, यानी कि बीच का माध्यम वो जो है अपनाएगा। ना तो टोटल पार्टिसिपेंट होगा और ना ही नॉन पार्टिसिपेंट होगा, तो बीच का है ये, यानी कि क्वासी पार्टिसिपेंट, है ना। तो अब आया है असहभागी अवलोकन। इसमें अवलोकनकर्ता सदस्य बने बिना तटस्थ रूप से समूह का संकलन करता है। ठीक है। पार्टिसिपेंट में 3 प्रकार के हो गए। पार्टिसिपेंट में उसमें पार्टिसिपेट करेगा, सेकंड में अर्ध में जो है वो उनके साथ ना रहेगा और ना दूर रहेगा, एक बीच के माध्यम से जो है अध्ययन करेगा, और जो तीसरा है ये, इसमें जो है असहभागी, इसमें पूर्ण रूप से जो है वो उनके साथ सहभाग नहीं करेगा लेकिन अपना अवलोकन करेगा। इसके प्रमुख प्रकारों को संक्षिप्त विवरण हम इस प्रकार से किया जा सकता है। अब इसको जो है डिटेल में पढ़ लेंगे सारे के सारे टाइप्स को इनके। तो ये आया सबसे पहले साधारण या अनियंत्रित अवलोकन। जब हम टेबल देखेंगे तो सबसे पहले हम इसी को ही पाएंगे। ठीक है। तो अनियंत्रित अवलोकन ही अवलोकन का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। ठीक है। ये जो अनकंट्रोल्ड है ये जो है अधिकतर पाया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं का जो का त्यों उन पर बिना किसी प्रकार का नियंत्रण रखे निरीक्षण करता है। यानी कि इसको ही जो है हम वैज्ञानिक अध्ययन कह सकते हैं, है ना। जब हम किसी भी घटना का जो का त्यों, यानी कि एज इट इज, जब हम उसका वर्णन करते हैं तो उसको जो है साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। जब उसमें कुछ मिलाना ही नहीं है, कुछ मिलावटखोरी नहीं करनी है, तो इस प्रकार का जो अध्ययन होगा वो एकदम से साइंटिफिक अध्ययन होगा तथा तथ्यों का आलेखन करता है। पीवी के अनुसार अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन परिस्थितियों का सतर्क निरीक्षण करते हैं तथा इसके अंतर्गत यथार्थता के यंत्रों का प्रयोग या अवलोकित घटना की परिशुद्धता की जांच हेतु कोई प्रयास नहीं करते। ठीक। अनियंत्रित अवलोकन की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, सहभागी, असहभागी तथा अर्ध सहभागी। ठीक है। तो अब जो है हम इनको देखते हैं अभी आगे क्या क्या है। तो इसके बाद नंबर 2 पे जो आएगा वो है व्यवस्थित या नियंत्रित अवलोकन। इसके जो प्रकार हैं 3 सहभागी असहभागी, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये है व्यवस्थित या नियंत्रित, यानी कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। इसमें पहले से ही चीजों को जो है कंट्रोल कर लिया जाता है। अभी देखते हैं किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, समझ में आने की चीजें। व्यवस्थित या नियंत्रित अवलोकन वास्तव में सरल अवलोकन का ही एक विस्तृत एवं विकसित रूप है जिसमें सरल अवलोकन के दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। गुड एवं हट के अनुसार उनका कहना है कि सरल अवलोकन केवल अन्वेषणात्मक अध्ययनों में ही अत्यधिक सहायक है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, है ना। तो वहां पर जो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ये एक्सप्लोरेटरी टाइप क्या होता है, इसको जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे इसको हम तब पढ़ लेंगे, है ना। एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है, ठीक है, और भी हैं कई प्रकार के रिसर्च, तो उनको जो है वहां पे हम पढ़ लेंगे इनको। तो अत्यधिक सहायक है तथा अनुसंधान की अंतिम अवस्थाओं में अनुसंधान करता प्रश्नावली
तथा अनुसूची द्वारा सूचनाएं संकलित करके अवलोकन की पुष्टि करने की तथा अवलोकन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता अनुभव करता है। अब किस प्रकार से कंट्रोल हो गया है ना, इसमें देखो दो चीजें आई, प्रश्नावली और अनुसूची, है ना। जब हमने पहले से ही कोई चीज अनुसूची में बना ली या प्रश्नावली के माध्यम से हमने कुछ ना कुछ प्रश्न अपने पास रख लिए बना करके शोध से संबंधित, ठीक है, तो वो तो कंट्रोल हो गया ना, हम उनसे बाहर जाएंगे ही नहीं। और जब उनसे बाहर नहीं जाएंगे, जब हम इस प्रकार से जो है अध्ययन करेंगे अपना, जब हम इस प्रकार से अवलोकन करेंगे तो वो तो कंट्रोल हो जाएगा ना। इसी को ही कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जब हम पहले से ही जो है एक फिक्स जो है हमने चीजें जो है बना ली हैं और हम जो है उसी के ही माध्यम से उन्हीं चीजों के द्वारा ही जो है अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो उसको जो है हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को अनेक प्रकार की सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है तथा पूर्व निर्धारित योजनाओं एवं पूर्व निर्मित अभिलेख तैयार करके अवलोकन करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि पहले से ही योजना बना ली जाती है कि हमें जो है ये सवाल पूछने हैं और इनका उत्तर जो है हमें मिल जाना है और हमारा काम खत्म हो जाता है। इसलिए पूर्व रचित या संरचित पूर्व नियोजित अवलोकन भी इसको कहा जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है इसे, या प्री प्लान्ड ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है ना। व्यवस्थित ऑब्जर्वेशन को व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, इसका नाम ही सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक का मतलब है बस चीजें सिस्टम से चल रही हैं, उसके इतर हमें कुछ नहीं करना है, तो इसलिए इसको जो है स्ट्रक्चर्ड या प्री प्लान्ड ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। पूर्व निर्मित योजना के अतिरिक्त वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग भी नियंत्रित अवलोकन में किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर चीजें पहले से ही निर्धारित है तो हम विज्ञान को पीछे छोड़ देंगे, वैज्ञानिक तरीकों को नहीं अपनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से ही हमें करना है शोध, ठीक है, वो भले ही कंट्रोल हो या अनकंट्रोल हो। इसके बाद आता है नियंत्रित अवलोकन की विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो इसकी 4 विशेषताएं प्रमुख पूर्ण। तो पहली है अवलोकन की जाने वाली इकाइयों तथा लेखबद्ध की जाने वाली सूचना को सावधानी पूर्वक परिभाषित करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अवलोकन की दृष्टि से आंकड़ों का उपयुक्त होना, ठीक। अवलोकन की परिस्थितियों जैसे उत्तरदाताओं, समय एवं स्थान का प्रमाणीकरण, यानी कि हमें मिल जाएं चीजें, है ना, जहां हम जा रहे हैं वहां उत्तरदाता इजीली मिल जाएं, उनका जो समय है मिलने का उसका जो है पर्यवेक्षण होना चाहिए, और कौन से स्थान का हमें अवलोकन करना है, ये चीजें जो है डिसाइड हो जाती है। भाई मशीनी उपकरणों का प्रयोग, मशीनी उपकरणों का प्रयोग मतलब जैसे कि हम कभी कभी जो है शोध करने के लिए अपने कैमरे का यूज कर लेते हैं या किसी वॉइस रिकॉर्डर का यूज कर लेते हैं, तो कुछ चीजें जो है इसमें भी हम लोग इस तरह से प्रयोग में ले आते हैं। तो नियंत्रित अवलोकन में 2 प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है। अब इन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से और कैसे कैसे तुम लोग नियंत्रण रखोगे, तो उसको देखते हैं क्या है। तो पहला है इसमें सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण, यानी कि जो सोशल फिनोमिना है, जो सामाजिक घटनाएं हो गई, उन पर किस प्रकार से नियंत्रण रखेंगे, ठीक है। तो भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला घटनाओं पर नियंत्रण रखने में सहायता देती है, ठीक है। यानी कि घटनाओं पर किस प्रकार से रखा जाता है नियंत्रण, जैसे कि कोई हमारे पास लैब है, फिजिक्स केमिस्ट्री की जो लैब है, उनमें हम केवल वही चीजें करते हैं जो है फिक्स होती हैं, है ना। तो यानी कि सारी की सारी चीजें जो घटना घटित होनी है, अगर हमें किसी में भी कुछ परख नली में कोई 2 चीजें मिला दी हैं और उनको जो है हमें मालूम है इन दो चीजों के मिलने से जो है क्या बनेगा, ठीक है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड के मिलाने से NaCl बन जाता है, यानी कि, ठीक है। तो हमें मालूम है सोडियम मिला दिया और क्लोराइड मिला दिया तो इससे जो है NaCl बन जाएगा, यानी नमक बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर दिक्कत क्या है? तो इस प्रकार से जो है घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है ना। यानी कि अगर प्रयोगशाला में हमें कोई अध्ययन करना है तो उसमें जो घटनाएं हैं वो जो है नियंत्रित हो जाती हैं। परंतु सामाजिक घटनाओं का प्रयोगशाला में अध्ययन करना, इस पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है, क्योंकि हम तो समाजशास्त्री हैं। हमें तो जो है सोसाइटी का अध्ययन करना है, तो सोसाइटी में किस प्रकार से करेंगे, है ना। तो इसमें जो है अवलोकनकर्ता सूझबूझ, अनुभव एवं कुशलता के आधार पर घटनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, परंतु ऐसा लघु समुदाय के अनुसंधान में संभव है ना। अगर हमें कोई छोटा ऑब्जर्वेशन करना है, लिटिल कम्युनिटी का अध्ययन करना है, तब जो है हम घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, वरना ये बहुत बड़ा
और मतलब बड़ा कठिन कार्य है, यानी कि सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण रखना। ठीक है, सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर कोई होशियार रिसर्चर है तो वो अपनी सूझबूझ से, अनुभव से और कुशलता के आधार पर जो है, जब वो छोटे एरिया का अध्ययन करता है तो वो जो है इन सब चीजों को कर ले जाता है। अगला क्या है, अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण, यानी कि जब हम सामाजिक घटना पर भी नियंत्रण रखेंगे तो अवलोकनकर्ता पर भी तो नियंत्रण रखेंगे जो शोध कर रहा है, यानी कि कंट्रोल ओवर ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन करने गया है उस पर भी तो होना चाहिए नियंत्रण, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अवलोकित घटनाओं की अपेक्षा स्वयं अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखना अपेक्षाकृत सरल कार्य है। पीवी यंग, गुडेहट आदि ने यह मत व्यक्त किया है। ऐसा पूर्व निश्चित योजना बनाकर, विस्तृत क्षेत्रीय नोट्स लेकर, मानचित्रों, फोटोग्राफ, पथ प्रदर्शिकाओं, अनुसूचियों, टेप रिकॉर्ड आदि तथा कैमरे इत्यादि उपकरणों का प्रयोग द्वारा संभव हो सकता है। ठीक है, अगर हम ये सारी की सारी चीजें रखें अपने पास तो अवलोकनकर्ता जो है कंट्रोल में रहेगा। उसको कह दिया तुम्हारे पास ये अनुसूची है और ये जाके तुम्हें काम करना है। ठीक है, कैमरा दे दिया कि तुम्हें बस फला फला स्थान पे जा करके वहां पे जो है 10-20 पिक्चर्स जो है कलेक्ट करनी है। तो इस प्रकार से जो है अनुसंधानकर्ता पर कंट्रोल जो है रखा जा सकता है। अतः इसमें उसे निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत रहकर ही अवलोकन का कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा तुम्हें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बच्चों ये अभी और बचा है ना, तो इसको जो है हम कंटिन्यू करेंगे इसके थर्ड पार्ट में। तो जब तक तीसरा पार्ट नहीं आता तब तक जो है पहले और दूसरे पार्ट से काम चलाओ। थैंक्स अलॉट।